निपा वायरस वायरस निपा वायरस है जो इस बीमारी को करता है। हमारे देश में पहली बार नहीं आया है वायरस। हमारे देश के अंदर ये एपिडेमिक इसकी पहले भी आ चुकी है केरला के अंदर 2018, 2021, 2023। चमगादड़ ने फ्रूट खाया, आपने वो फ्रूट डायरेक्टली खा लिया, फ्रूट इन्फेक्टेड था, आपने ना धोया उसको, ना कुछ देखा आपने कि पहले से बाइट लगा हुआ है इसके ऊपर। तो इंसान सिम्टोमेटिक है, उससे दूरी बना के रखनी है, मास्क लगाना है, ये सारी चीजें हैं। और किसी भी जानवर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आने की कोशिश करनी है कम से कम। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लड्डू और पेड़ो? आशा करता हूँ बड़े शानदार, बड़े मजे में होगे, लाजवाब ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे होगे। जी हाँ, निपा वायरस जिसके चर्चे हाल फिलहाल में बहुत जोरों पे हैं। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, बहुत सारी न्यूज और बहुत लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों ने देखे होंगे इसको लेके। वेस्ट बंगाल, जी हाँ वेस्ट बंगाल, जहाँ पे अभी रिसेंटली हमने कुछ केसेस देखे हैं, कुछ कंफर्म केसेस हमें मिले हैं एंड देन उनके कॉन्टेक्ट्स को हमने ट्रेस किया, देन वो कॉन्टेक्ट्स भी सिम्टोमेटिक हम लोगों को मिले हैं, जो कि एक चर्चा का विषय बन चुका है देश के अंदर। एंड बहुत सारे मैसेजेस हम लोगों को मिले, हमारी टीम को मिले कि सर इस पे एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, निपा वायरस है क्या वास्तव में, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है तो क्वेश्चंस आने की संभावना भी ज्यादा है। एंड नो डाउट हम सभी को, आम जनता को भी पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि वास्तव में वायरस है क्या, क्या इससे हमें वास्तव में बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है या फिर हम इसको बहुत आराम से भी नॉर्मल प्रिकॉशंस के साथ भी बचाव इसके साथ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वायरस के बारे में, निपा वायरस। आओ बच्चों, निपा निपा बच्चों वैसे एक वायरस जो है, ये वाला वायरस, ये एक जगह का नाम है ना। ये एक टाउन है मलेशिया के अंदर, टाउन इन मलेशिया, है ना। उसका जगह का नाम है, ये टाउन है मलेशिया के अंदर। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। मलेशिया के अंदर ये टाउन है, यहाँ पे इसके नाम पे इसका नाम पड़ा निपा वायरस। और मैं बता देता हूँ कि हमारे देश में पहली बार नहीं आया है वायरस। हमारे देश के अंदर ये एपिडेमिक इसकी पहले भी आ चुकी है केरला के अंदर 2018, 2021, 2023, है ना। पहले भी एपिडेमिक आ चुकी है, एपिडेमिक आ चुकी है हमारे देश के अंदर इन केरला। इन 2018 में आ चुकी है, 2021 एंड 2023 और 2025 में भी शायद कुछ केसेस मिले। तो हमारे पास, हमारे देश में पुरानी बीमारी है, ऐसा नहीं है हमारे देश में अभी आई है। और वेस्ट बंगाल में भी पहली बार नहीं आई है बीमारी, वेस्ट बंगाल में भी पहले आ चुकी है ना। तो छोटे मोटे केसेस आए थे पहले, बट इस बार थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बट अभी भी थोड़ा ही ज्यादा है। बट हाँ, ध्यान देने की जरूरत है नो डाउट हमें। बता देता हूं मैं आपको ये बीमारी का एजेंट क्या है, इस बीमारी को करने वाला कारण कौन है, कौन करता है इस बीमारी को। एजेंट फैक्टर इसका निपा वायरस है बच्चों। निपा वायरस वायरस निपा वायरस है जो इस बीमारी को करता है। और ये जो वायरस है, ये कौन सी फैमिली का है, बहुत बड़ा सवाल है। ये फैमिली क्वेश्चन पे पूछी जाती है आप लोगों से। ये पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली का होता है। किसका होता है? पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली, पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि बीमारी हो किस कारण रही है, कौन सा वायरस है जो बीमारी करा रहा है। दैट इज खुद निपा वायरस है ये जो बीमारी करवा रहा है। निपा वायरस के दो जीनोटाइप होते हैं बच्चों, एक बी जीनोटाइप और एक एम जीनोटाइप। इसके दो जीनोटाइप होते हैं, एक बी जीनोटाइप जीनोटाइप और एक एम जीनोटाइप। ठीक है, ये जगह के हिसाब से नाम लिख दिया। मलेशिया में मिलते हैं तो मलेशिया वाला जीनोटाइप है, बी से बांग्लादेश में मिलते हैं तो बांग्लादेश वाला जीनोटाइप है। ऐसे करके इसका नाम लिखा हुआ है ना। आप लोग बस याद रख सकते हो इसको। बस ये दो जीनोटाइप है, इस पे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब आता है कि इसका वास्तव में बीमारी कौन करवा रहा है ये, है ना। वायरस हमें पता लगा, बट कोई वेक्टर होगा, कोई रिजर्वायर होगा इसका। तो हम कुछ कम्युनिटी फैक्टर्स की बात करते हैं, इस बीमारी की कुछ कम्युनिटी फैक्टर्स की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ कम्युनिटी फैक्टर कम्युनिटी फैक्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आता है रिजर्वायर कि ये जो वायरस है ये किसके अंदर रहता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में रहता है। तो एक चमगादड़ होता है जिसको हम फ्रूट बैट बोलते हैं, है ना। फ्रूट बैट नाम का चमगादड़ है बच्चों। फ्रूट जो कि फल खाता है, फल, है ना, जो कि फल पे फीड करता है, फ्रूट बैट होता है। और ये लार्ज फ्रूट बैट होते हैं, है ना। इसके अंदर ये वायरस रहता है, बच्चों। और दूसरा पॉइंट आता है, ये रिजर्वायर हो गए, है ना। देन इसके अंदर आता है इंटरमीडिएट होस्ट, जो बीच में होस्ट होते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट, है ना, जो बीच के अंदर रहते हैं, जो ट्रांसमिशन में भरपूर अपना योगदान देते हैं बीच में रह के, वो होते हैं पिग्स, है ना। पिग्स,
ठीक है। पिग्स इसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, सारे बच्चे याद रखना, पिग आर द इंटरमीडिएट होस्ट। साथ में कुछ कई बार हमें हॉर्सेस भी देखने को मिले हैं, घोड़े भी देखने को मिले हैं, हॉर्सेस भी इसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट का काम करते हैं। और कुछ कैटल भी ऐसा माना जाता है कि ये इंटरमीडिएट होस्ट का काम करती है ना, बीच का रास्ता बना के रखती है, इंटरमीडिएट होस्ट का काम करती है। ठीक है, दो बातें पता लगी, रिजर्वायर एंड इंटरमीडिएट होस्ट। तीसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आता है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स क्या है, बीमारी फैलती कैसे है ना। सोर्स क्या है, सोर्स है इन्फेक्टेड, कि अगर आपने कोई इन्फेक्टेड चीज है ना, जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, आपने कोई भी इन्फेक्टेड चीज, चाहे वो एनिमल हो, आप उसके कांटेक्ट में आए हो, चाहे वो ह्यूमन हो, आप उसके कांटेक्ट में आए हो, चाहे कोई जानवर निपा वायरस से इन्फेक्टेड है, चाहे कोई ह्यूमन निपा वायरस से इन्फेक्टेड हो, अगर आप उसके कांटेक्ट में आए हो तो आपको भी बीमारी हो सकती है, आपको भी ये बीमारी हो सकती है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कैसे। देखो सिंपल सा फिनोमिना है ना, सिंपल सा फिनोमिना, मैं अगले पेज पे बताता हूं आपको। फिनोमिना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। फिनोमिना ये है, सिंपल सा, बीमारी कैसे हो रही है कि सर मान लो अगर किसी बैट ने, अगर किसी चमगादड़ ने, है ना, फ्रूट खाया, है ना, किसी चमगादड़ ने, इन्फेक्टेड चमगादड़ है, है ना, इन्फेक्टेड है चमगादड़, फ्रूट बैट है, इन्फेक्टेड है, उसने जाके उसने जाके पेड़ के ऊपर कोई फल है, उस फल को उसने बाइट किया, उस फल को उसने खाया, है ना, इन्फेक्टेड बैट है ना। और आपने क्या किया, इंसान ने क्या किया, उसी फल को खा लिया, इंसान ने उसी इन्फेक्टेड फल को इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फ्रूट, वो इन्फेक्टेड फ्रूट इंसान ने खा लिया, तो ये बीमारी ह्यूमन को हो जाएगी, ये बीमारी बैट से ह्यूमन को हो जाएगी ना। डायरेक्टली जरूरी नहीं चमगादड़ आके काटेगा भाई, है ना, डायरेक्टली जरूरी चमगादड़ चिपक जाएगा आके, ऐसा नहीं। चमगादड़ ने फ्रूट खाया, आपने वो फ्रूट डायरेक्टली खा लिया, वो फ्रूट इन्फेक्टेड था, आपने ना धोया उसको, ना कुछ देखा आपने कि पहले से बाइट लगा हुआ है इसके ऊपर, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आपने डायरेक्ट खा लिया, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। दूसरा है, अगर ये बीमारी ऑलरेडी ह्यूमन को हो गई है, ऑलरेडी किसी इंसान को हो गई है, तो जाहिर सी बात है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और उसके थ्रू इंसान से इंसान में फैल सकती है, तो ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मान लो आप किसी एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, है ना, जैसे कि कैटल्स के, हॉर्स के कांटेक्ट में आते हो, पिग के कांटेक्ट में आते हो, तो अगर आप किसी के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो एनिमल के, तो भी ये बीमारी आपको जानवरों से ह्यूमन में हो सकती है। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है कि एक तो फल फूल जितने भी हैं धो के खाने, हमेशा उसको साफ रखना है, देखना है कोई बाइट तो नहीं है उसके ऊपर, पहले से काटा हुआ तो नहीं है किसी जानवर ने उसको, है ना, कोई इंसान सिम्टोमेटिक है उससे दूरी बना के रखनी है, मास्क लगाना है, ये सारी चीजें हैं, और किसी भी जानवर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने की कोशिश करनी है कम से कम। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और इसका आउटब्रेक भी हमेशा दिसंबर से मई के बीच में आता है, जो इसका आउटब्रेक आता है निपा वायरस का, वो ज्यादातर आप देखोगे दिसंबर से मई के बीच में आपको देखने को मिलेगा, और वही टाइम चल रहा है अभी, जनवरी फरवरी, है ना, जनवरी फरवरी चल रहा है, और इसी टाइम पे इसका आउटब्रेक आ गया है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वारंटाइन पीरियड है बच्चों, कि अगर किसी को भी निपा वायरस पॉजिटिव आता है या फिर कोई निपा वायरस के कांटेक्ट में आता है कोई भी इंसान, तो उनको 21 दिनों तक क्वारंटाइन करना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। क्वारंटाइन पीरियड, है ना, क्वारंटाइन पीरियड 21 डेज के लिए है, 21 डेज के लिए फॉर ऑल कॉन्टेक्ट्स। तो जो भी कांटेक्ट में आएगा निपा वायरस के, उन सभी को एटलीस्ट कितने टाइम के लिए, 21 दिन के लिए हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा। प्लीज याद रखना इतनी सारी बातें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। बातें हैं क्लिनिकल फीचर्स की, क्लिनिकल फीचर्स की बातें करते हैं कि सर कौन कौन से फीचर्स आ सकते हैं इसके अंदर। तो भैया मैं बता देता हूं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स में ऐसा माना जाता है 30 to 50% केसेस एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, है ना, एसिम्प्टोमेटिक आपको देखने को मिलेंगे, मतलब फीचर्स आते ही नहीं है। 30 से 50% केसेस, 40% केसेस एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, बट एसिम्प्टोमेटिक होते हुए दीज आर सब क्लिनिकल केसेस बच्चों, ये सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, सब क्लिनिकल केसेस। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सब क्लिनिकल केसेस वो केस होते हैं जो खुद साइन एंड सिम्टम शो नहीं करते बट बीमारी को फैला सकते हैं, वो बीमारी को बांट सकते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। दीज आर सब क्लिनिकल केसेस जो एसिम्प्टोमेटिक है बट बीमारी फैला सकते हैं। तो ये भी टाइम बम ही है, ये घूमते फिरते बम है, घूमते फिरते बम है, किसी को भी बीमार कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया, पकड़ में नहीं आते जल्दी से, है ना, जल्दी से पकड़ में नहीं आते। तो ये दिक्कत है इस बीमारी के अंदर। दूसरा,
बचे हुए केसेस है ना, ये तो हो गए एसिम्प्टोमेटिक केसेस, बचे हुए केसेस सिम्प्टोमेटिक होते हैं, सिम्प्टोमेटिक केसेस है। और नो डाउट वायरल डिजीज है, फीवर तो आना ही आना है ना, हाई ग्रेड फीवर रहता है, फीवर आता ही आता है इस बीमारी के अंदर, जाहिर सी बात है। फीवर के साथ साथ पेशेंट को वोमिटिंग, डायरिया जैसी दिक्कत देखने को मिलती है, फीवर के साथ साथ वोमिटिंग, डायरिया देखने को मिलेगा, है ना। तो सिम्टोमेटिक में बेसिक फीचर आ रहे हैं आपके सामने। उसके साथ साथ सोर थ्रोट और इंटेंस हेडेक, सोर थ्रोट होगा पेशेंट को, सोर थ्रोट होता है ना, एंड इंटेंस हेडेक होता है ना। ये बिल्कुल बेसिक फीचर्स है, 5 फीचर्स जो मैंने आप सभी के सामने लिखे, इनसे शुरुआत होती है, ये बीमारी रहती है। बट ये फीचर्स ठीक है, बट फीचर्स कॉम्प्लिकेशन में बहुत जल्दी बदलते हैं। पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, और सिम्टोमेटिक होता है उसके बाद पेशेंट के अंदर आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन ज्यादा खतरनाक है ना, सिम्टम्स से ज्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, और कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत जल्दी आने को देखने को मिलेंगे आपको। और इसका जो कॉम्प्लिकेशन है ना, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, बहुत खतरनाक है बच्चों, दैट इज इस बीमारी से एनकेफेलाइटिस हो जाता है। एनकेफेलाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ निपा वायरस। मतलब आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगेंगे, आपका बहुत सारे मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत है इस बीमारी में कि एनकेफेलाइटिस जैसा सिम्टम कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा निमोनिया, एआरडीएस, मायोकार्डाइटिस भी कॉम्प्लिकेशन है। निमोनिया, एआरडीएस, मायोकार्डाइटिस, है ना। और पेशेंट का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको पता होना चाहिए, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बड़ा खतरनाक है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बड़ा ही खतरनाक है। चलो, ये सारी बातें आपको पता लगी, तो हम जानते हैं कि इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जाए। नो डाउट वायरल डिजीज है ना। डायग्नोसिस की बात करें, वायरल डिजीज है, लाइक एचआईवी की तरह वायरल डिजीज है, बट एचआईवी की तरह नहीं फैलती है, दूसरे तरीके से फैलती है ये, नो डाउट, है ना। वायरस है, बस वायरल डिजीज कॉमन है। तो वायरल की बात करते हैं, वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज डायग्नोसिस है, और डायग्नोसिस में हमेशा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज आरटीपीसीआर, है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ऑलवेज आरटीपीसीआर, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर निपा वायरस। उसके अलावा हमारे पास और भी तरीके हैं। एलाइजा में आईजीजी एंटीबॉडीज चेक करी जा सकती है ना। एलाइजा के अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज चेक करी जा सकती है, ठीक है। और क्या चेक कर सकते हो आप भाई इसके अंदर, और क्या तरीके होते हैं हमारे पास वायरल डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, है ना। हम एंटी निपा वायरस आईजीएम, है ना, एंटी एनआईवी, एंटी एनआईवी, है ना, आईजीएम एंटीबॉडीज, आईजीएम पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ 3 तरीके हैं, बट इन्वेस्टिगेशन चॉइस इज ऑलवेज ए क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे हमेशा सवाल आता है। दूसरा पॉइंट, जिस भी घर में पॉजिटिव पेशेंट आए उसके सारे फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन किया जाएगा। ऑल फैमिली मेंबर्स नीड्स टू बी स्क्रीन, याद रखना, ऑल फैमिली मेंबर्स, ऑल फैमिली मेंबर्स नीड टू बी स्क्रीन, ठीक है। सारे फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सैंपल कलेक्शन करते हैं, उसके अंदर पीपीई किट का ध्यान रखना है, जैसे हमने कोविड में रखा था। सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन, है ना, विद पीपीई किट यूज करनी है, पीपीई किट यूज करनी है सैंपल कलेक्शन करते टाइम। ये हेल्थ केयर पर्सनल्स के लिए एडवाइस है, जो कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा भी होगा फोटोज के अंदर जब आपको दिखाया गया होगा। सैंपल में हम 4 सैंपल ले सकते हैं। थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, सैंपल के अंदर हम थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, थ्रोट स्वैब ले सकते हैं, है ना। ब्लड यूज कर सकते हैं सैंपल के अंदर हम लोग, है ना। हम सीएसएफ यूज कर सकते हैं, सीएसएफ यूज कर सकते हैं, और एक बच गया लास्ट, दैट इज हम यूरिन यूज कर सकते हैं, यूरिन। तो ये 4 चीजें सैंपल की तरह काम में आ सकती है ना। इन चारों में से किसी भी टाइप का आप सैंपल ले सकते हो, ठीक है। ये बातें हो गई। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट इज स्ट्रिक्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बच्चों। ट्रीटमेंट स्ट्रिक्टली सिम्टोमेटिक रहता है, ज्यादातर वायरल डिजीज का स्ट्रिक्टली सिम्टोमेटिक। बट फिर भी हमारे पास एक आधी एंटीवायरल ड्रग है जो हम काम में ले लेते हैं यहाँ पे निपा वायरस के अंदर, जो कि अभी आप लोगों ने शायद नाम सुना हो किसी, जब आप देख रहे होगे कुछ भी न्यूज पढ़ रहे होगे, तो इसमें एक दवाई है, दैट इज रिबावेरिन, रिबावेरिन, है ना, रिबावेरिन।
रिबावेरिन हम लोग काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग है जो काम में लिया जा सकता है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है वायरल डिजीज का, हाइड्रेशन का ध्यान रखना होता है, पानी अच्छे से पिलाना होता है ना। जितना हाइड्रेटेड रहता है बंदा उतना जल्दी वायरल डिजीज क्योर होती है, ठीक होती है। उसके बाद डिस्चार्ज करने के बाद भी उसको अगले 21 दिन तक आइसोलेशन में रखना होता है, ये भी एक गाइडलाइंस है, प्लीज इसका ध्यान रखें। आफ्टर डिस्चार्ज है ना, आफ्टर डिस्चार्ज आइसोलेट पेशेंट एट होम, घर पे ही, उसके घर पे आइसोलेट रखना है उसको फॉर 21 डेज, है ना। नेक्स्ट डिस्चार्ज होने के बाद 21 दिन तक, अगले 21 दिन तक उसको घर पे रखना है। डिस्चार्ज होने के बाद अगले 21 दिन तक उसको आइसोलेट करके रखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है बच्चों, ऑब्जर्वेशन में रखना है उसको। और पेशेंट को डिस्चार्ज कब करोगे, है ना, डिस्चार्ज गाइडलाइंस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। डिस्चार्ज गाइडलाइंस क्या होगी भैया, डिस्चार्ज गाइडलाइंस जल्दी से बताएं, डिस्चार्ज गाइडलाइंस क्या हो सकती है। डिस्चार्ज गाइडलाइंस की बात करूं, सबसे पहली चीज तो कब डिस्चार्ज करते हैं किसी भी मरीज को, जब वो क्लिनिकली स्टेबल होगा, है ना, पहली चीज। और दूसरी बात, जांचें नेगेटिव आनी चाहिए ना भाई, जब तक जांचें नेगेटिव नहीं आएगी तो क्या करेंगे, है ना। तो आरटीपीसीआर नेगेटिव आना चाहिए, आरटीपीसीआर नेगेटिव आना चाहिए पेशेंट का, आरटीपीसीआर नेगेटिव आना चाहिए। और नेगेटिव भी 2 बार आना चाहिए, 2 टाइम्स नेगेटिव आना चाहिए। और ये जो 2 बार नेगेटिव आएगा ना, ये ऐसा नहीं आपने अभी सैंपल लिया फिर 1 घंटे बाद दोबारा सैंपल ले लिया, नहीं, ये सैंपल लोगे 2 टाइम्स सैंपल लोगे और डिफरेंट टाइम पे लोगे, 5 डेज अपार्ट, समझे आप लोग। कहने का मतलब एक सैंपल आज लिया नेगेटिव आ गया, देन 5 दिन बाद दोबारा एक सैंपल लोगे वो भी नेगेटिव आना चाहिए। तब 2 सैंपल लगातार 5 दिन के गैप में नेगेटिव आ जाते हैं, तभी आप लोग इस पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग केसेस एसिम्टोमेटिक है 50, 30, 40% तक, बट सब क्लिनिकल है तो खतरनाक है। नो डाउट आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है इसके अंदर जो रखनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट से बचना पड़ेगा एंड सिम्टोमेटिक पेशेंट को हाथों हाथ सूचना देनी है। आउटब्रेक बहुत जल्दी है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, जानवरों के फ्रूट से खाने से, इन्फेक्टेड फ्रूट से फैल सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो आपको देखी। तो निपा वायरस कुल मिला के मैं एक छोटा सा आपको लास्ट में समराइज कर देता हूँ। निपा वायरस एक वायरल डिजीज है, वायरल हमने बताया, निपा वायरस से फैलती है। इस बीमारी में ज्यादातर केसेस आपको एसिम्प्टोमेटिक देखने को मिलेंगे और एसिम्प्टोमेटिक के अलावा क्लिनिकल फीचर वही एक जनरल जो बुखार जैसे फीचर रहते हैं, सोर थ्रोट हो गया और बहुत हाई ग्रेड फीवर हो गया, वोमिटिंग, डायरिया जैसे फीचर, हेडेक होता है बहुत ज्यादा पेशेंट को। बट कॉम्प्लिकेशन खतरनाक है जिसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एनकेफेलाइटिस है। निपा वायरस फ्रूट बैट से होता है, निपा वायरस फ्रूट बैट के इन्फेक्टेड फ्रूट को खाने से हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ऑलवेज आरटीपीसीआर क्योंकि ये वायरल डिजीज है एंड ट्रीटमेंट इज सिम्प्टोमेटिक, बट एक दवाई भी है एंटीवायरल रिबावेरिन जो हम यूज कर सकते हैं। क्वारंटाइन हमें हमेशा 21 दिन के लिए करना है कॉन्टैक्ट्स को, और पेशेंट के डिस्चार्ज या ठीक होने के बाद भी हमें उसको 21 दिन तक आइसोलेट रखना है। दिस इज ऑल अबाउट निपा वायरस, जिसपे सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। प्लीज इनको ध्यान रखें, इनको पढ़ें अच्छे से और इनको रिवाइज करें। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मास्टर तुम्हारा लेके आ जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे, बाय बाय, लव यू ऑल, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।